तिब्बत के पहाड़ों और दुश्वार गुजार जंगलों में एक ऐसा कबीला आबाद है जो इंसानों को पकड़कर इन पर वहशियाना तशद्दुद करता है और वो आदमखोर भी हैं और इन्हें अजनबी लोगों का अपने इलाका में घुसना सख्त नापसंद है। पायलट ने ऐसे लहजे में उसे बताया जैसे इसे वहां जाने से रोकना चाहता हो, लेकिन मैंने अभी तक ना किसी ऐसे कबीले के मुतालिक सुना और ना ही कहीं पढ़ा है, बल्कि मुझे इतना जरूर पता है कि तिब्बत में काफी सियाह घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ की खूबसूरती किसी जन्नत के गोशे से कम नहीं है। राशिद ने बेयकीनी के से लहजे में जवाब देते हुए कहा, लेकिन इसका खोखला लहजा साफ बता रहा था कि वो अंदरूनी तौर पर कुछ खौफजदा हो गया है। लेकिन मुझे मेरे एक ऐसे दोस्त ने ये हकीकत बताई थी जो एक गैर मुल्की कंपनी में को पायलट था, लेकिन फिर वहाँ से जॉब छोड़कर चीन चला गया। वहीं एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी में मुलाजिमत अख्तियार कर ली थी और कई बार तिब्बत जा चुका था। एक बार वो एक मियाँ बीवी को जो हनीमून के लिए तिब्बत जाना चाहते थे इन्हें तिब्बत लेकर गया और फिर वहाँ इनका प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसा में वो औरत तो इसी वक्त मौत का शिकार हो गई थी, लेकिन वो दोनों मर्द हजरात किसी न किसी तरह वहाँ से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने जिस जिस मुसीबतों का सामना किया था, इनमें से एक बड़ी मुसीबत वहाँ बसने वाला एक वहशी कबीला भी था जो जहाज क्रैश होने के बाद इन्हें ढूंढता हुआ, इनका पीछा करता हुआ इन तक पहुंच गया था। फिर इन्हें पकड़कर अपने कबीले में ले गया था। वहां उन्होंने इन दोनों पर बेपनाह तशद्दुद किया था और काफी दिन तक इन्हें भूखा प्यासा भी रखा गया। ये तो इनकी पता नहीं कौन सी नेकियां काम आ गईं कि वो दोनों किसी न किसी तरह जान बचाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ये एक लंबी कहानी थी जो इसके दोस्त ने खुद उसे नहीं सुनाई थी। बस वापस आने के बाद इसने सिर्फ यही कहा कि कभी भूल कर भी तिब्बत की तरफ मत जाना। बाद में इसने मुलाजमत को खैर बात कहकर एक गांव में अपना एक छोटा सा घर बसा लिया था और वहीं थोड़ी सी जमीन लेकर काश्तकारी शुरू कर दी थी। इसकी हालत तो यूं हो गई थी जैसे वो आदम बेजार हो चुका हो। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता था, हत्ता कि एक दो बार मैंने भी इसके घर जाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार टाल देता। मजबूरन मैं इसकी तबीयत समझ गया और फिर दोबारा कभी इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। पायलट भी पता नहीं कब का भरा बैठा था कि जवाब में इसने पूरी राम कहानी सुना दी थी। राशिद हैरत से मुंह खोले इसकी बातें सुन रहा था, साथ साथ इसके चेहरे का रंग भी यूं होता जा रहा था जैसे सफेद लट्ठा हो। इसका जहन दो हिस्सों में बट गया था। दिल कहता था कि वापस चलो और दिमाग कहता था कि हो सकता है ये तमाम बातें बेसरोपा हों। दूसरा, इसे इस काम के लिए एक तगड़ी रकम भी मिल चुकी थी, इसलिए वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब जब इस काम के लिए घरों से निकल ही आए हैं तो अल्लाह मालिक है। कुछ देर तक सोचने के बाद राशिद ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन इसका खोखला लहजा इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि वो अंदर से डर गया है। तकरीबन 25 मिनट के बाद पायलट के कहने के मुताबिक राशिद ने सबको अलर्ट रहने का कहा और फिर एक छोटे से एयरपोर्ट पर इनका जहाज लैंड कर गया। लहासा में एक छोटे से रेस्टोरेंट एंड होटल में उन्होंने 3 कमरे पहले से ही बुक करवा लिए थे, इसलिए होटल पहुंचते ही इन्हें फौरी तौर पर इनके कमरों में पहुंचा दिया गया। शाम को वो सब होटल की लॉबी में बैठे सुबह बजरिया टैक्सी तिब्बत के लिए रवाना होने का फैसला कर चुके थे। एक टैक्सी स्टैंड से तिब्बत के लिए बाहिफाजत पहुंचाने के पैसे तय करके और फिर अपना जरूरी सामान इनकी डिग्गी में रखने के बाद वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। सफर के लिए उन्होंने सुबह 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। टैक्सी ड्राइवर अपने काम में काफी माहिर था, लेकिन इसके बावजूद इसने 3 घंटों में तिब्बत पहुंचा दिया था। वहां पहुंचकर सबने एक मुनासिब जगह अपने कैंप लगाने के लिए तलाश करके वहां कैंप लगा दिए और अपना तमाम सामान इनमें रख दिया। सारे सफर के दौरान वो रास्ते भर फोटोग्राफी भी करते रहे ताकि फिल्म में उसे इस्तेमाल किया जा सके। खूबसूरत जंगलों और पहाड़ों का लामुतनाही सिलसिला चारों तरफ फैला हुआ था। घने और लंबे दरख्तों की बहुतात थी। बज़ाहिर बहुत खूबसूरत और दिलफरेब मकाम था, लेकिन इसमें बसने वाले आदमखोर कबीला का सुनकर राशिद पर फिर से खौफ की कैफियत तारी हो गई थी। इसने पायलट से होने वाली गुफ्तगू अपने दीगर साथियों को नहीं बताई थी, वरना वो सब खौफजदा होकर शायद वापसी के लिए जोर देते, इसलिए इसने सबसे ये बात छुपा ली थी। खुश्क खानों और जरूरियात जिंदगी का जरूरी सामान इनके पास वाफिर मिकदार में मौजूद था, इसलिए खाने पीने में कोई तंगी नहीं थी और वहाँ नदियों में मौजूद साफ और शफाफ पानी फिल्टर शुदा पानी से लाख दर्जे बेहतर था। खाने से फारिग होकर उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा और फिर राशिद अपने खेमे में चला गया और बाकी सब भी 2 मजीद खेमों में चले गए। दोपहर तक सोने के बाद जब इन्हें दोबारा भूख ने सताया तो वो सब खाने की तैयारियों में लग गए और फिर 1 घंटे के बाद वो सब वहाँ के इलाका को देखने के लिए निकल पड़े। चारों तरफ हरी भरी वादियाँ, खूबसूरत पहाड़, झरने और तनावर दरख्त थे
जो देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेते थे। एक नजर में यूं लग रहा था जैसे वो जन्नत के किसी हसीन गोशे में पहुंच गए हों। कैमरामैन ने कैमरे अपने कंधों पर उठा रखे थे और एक शख्स स्टिल फोटोग्राफी करने में मसरूफ था। राशिद और दीगर खवातीन व हजरात वहाँ की खूबसूरत लोकेशंस के मुतालिक बातचीत करने में मसरूफ थे कि अचानक एक नौजवान चीखा। उसे दूर एक सफ़ेद चीता दिखाई दे गया था जो एक पहाड़ से नीचे की जानिब उतर रहा था। चीते ने शायद इनको नहीं देखा था, वरना शायद वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए इनकी जानिब आ सकता था। इसकी अचानक चीख सुनकर सब ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। फिर उसे आंखें फाड़े सामने देखते हुए खुद भी सब ने इसी की जानिब देखा तो इन्हें भी दूर से एक चीता आता दिखाई दिया जो सामने मौजूद दरख्तों की जानिब बढ़ रहा था। शायद वो भी किसी शिकार की तलाश में निकला था। वो जल्दी से एक जानिब छुप गए ताकि चीता इन्हें ना देख पाए। फिर कुछ देर रहने के बाद उन्होंने दोबारा देखा तो चीता गायब था। वो वहाँ से निकलकर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। जाहिर है अब ऐसी जगहों पर ऐसे हालात का तो सामना करना ही पड़ेगा। तकरीबन 3 घंटों तक मटर गश्त करने के बाद वो सब वापस कैंप में पहुँच गए। शाम होने लगी थी और इस वक्त वहाँ का हुस्न और निखर आया था। हर चीज पर डूबते सूरज की किरणें बहुत भली लग रही थी। कैंप में पहुंचकर उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर फारिग होकर कुछ देर राशिद के खेमे में बैठकर बातचीत करने के बाद वो सब अपने अपने खेमों की जानिब बढ़ गए। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.